इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौलाना मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली 1878 में इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, 1931 में इनकी डेथ हुई। ग्रेजुएटेड फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया था। बाद में अपनी हायर स्टडीज करने के लिए ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए हुए थे। टुक पार्ट इन खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। कांग्रेस के और मुस्लिम लीग दोनों के ये साइमल्टेनियसली मेंबर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे 1924 में, जो कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था। और इसी दौरान एक कांग्रेस के द्वारा ऑल इंडिया खादी ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई थी। न्यूज़पेपर्स, दो महत्वपूर्ण अखबार इन्होंने निकाले। एक कॉमरेड अखबार इन्होंने निकाला जो कि इंग्लिश में छपता था, और दूसरा था हमदर्द जो उर्दू में छपता था। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। 1861 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, 1962 में इनकी मृत्यु हुई। उस समय तमिलनाडु मैसूर स्टेट के अंतर्गत आता था। ये सिविल इंजीनियर थे और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी में काम किया। ये एक्सपर्ट थे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के, सिविल इंजीनियर थे और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, डैम बनाना, रिजर्वायर बनाना, कैनाल्स बनाना, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा माहिर थे। और इन्होंने अनेक डैम्स, कैनाल्स से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को सूरत में, सिंध में, कोल्हापुर में, पुणे में, मैसूर में, हैदराबाद में कई जगहों पर इन्होंने बनवाया। ये मैसूर स्टेट के चीफ इंजीनियर भी रहे 1909 से 1912 तक। और इस दौरान इन्होंने कृष्णराज सागर डैम या रिजर्वायर इन्होंने बनाया कावेरी नदी पर। आज भी हम लोग कावेरी नदी पर पढ़ते हैं कृष्णराज सागर रिजर्वायर, जिसको बनाने का काम इन्हीं ने किया था। फिर ये बाद में मैसूर राज्य के दीवान भी रहे 1912 से 1927 तक। इस दौरान इन्होंने मैसूर में अनेक प्रकार की फैक्ट्रीज, सॉफ्ट फैक्ट्रीज, आयरन फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिशमेंट करने में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाद में ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के डायरेक्टर भी रहे 1927 से 1955 तक। ये प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन। इनके विशेष कंट्रीब्यूशन के कारण इनको 1955 में भारत रत्न का पुरस्कार इनके जीवित रहते ही इनको दिया गया था। इनकी 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं। पहला है रीस्ट्रक्चरिंग इंडिया, और दूसरी जो सबसे फेमस बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और तीसरी अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स कॉजेस। निकनेम इनको शॉर्ट में सर एमवी, इनको नाइटहुड का अवार्ड भी मिला हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो सर एमवी के नाम से इनको जाना जाता था। इसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर स्टेट के नाम से इनको जाना जाता है। इनका बर्थडे 15 सितंबर, इसको भारत में के अलावा श्रीलंका और तंजानिया 3 देशों में नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि श्रीलंका और तंजानिया में भी इन्होंने सिविल इंजीनियर से रिलेटेड अनेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए 1-2 नोट्स देखते हैं। नो अब्रॉड स्टडी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतने महान शख्सियत, इतने बड़े सिविल इंजीनियर, ये कहीं विदेश में नहीं पढ़े थे, ये भारत में ही जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी इत्यादि में, कैलकाटा इंजीनियरिंग कॉलेज में सारी अपनी पढ़ाई की थी। डिजाइन मैनी फ्लड कंट्रोल सिस्टम, देश भर में अलग अलग जगहों पर जहां बाढ़ वगैरह आता था तो फ्लड को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए अनेक प्रकार की प्रणालियां बनाई, डैम्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड्स, फैक्ट्रीज, रेलवे, इन सब में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स जो भद्रावती में लोकेटेड है, उसका नाम बदल करके इनके सम्मान में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड नाम कर दिया गया है। इसके अलावा इनके नाम से अनेक इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, इन सभी फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे, है ना, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेजेस, पार्क, कॉलोनीज, ये सब रखे जाते हैं। तो वो विशेष जानने वाली बात नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नलिनी सेन गुप्ता, 1886 में कैम्ब्रिज में इनका जन्म हुआ और 1973 कैलकाटा में इनकी मृत्यु हुई। एन इंग्लिश वुमन, ये एक विदेशी महिला थी, बाद में ये भारत के एक बंगाली राष्ट्रवादी व्यक्ति थे
जितेंद्र सेन गुप्ता, उनसे इन्होंने विवाह किया था और ये नलिनी सेन गुप्ता इनका नाम पड़ा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, कैलकाटा 1933 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली ओवरऑल ये थर्ड विमेन थी और एनी बेसेंट के बाद दूसरी यूरोपियन विमेन थी। तो 3 महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही, पहली एनी बेसेंट, दूसरी सरोजिनी नायडू और तीसरी नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, इनको इनके कंट्रीब्यूशन के कारण 1973 में भारत का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, मृत्यु के कुछ समय पहले ही। ठीक है, देश का जब विभाजन हुआ तो ये ईस्टर्न बंगाल यानी कि पाकिस्तान चली गई थी और ये पाकिस्तानी नागरिक रही, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो ये बांग्लादेशी नागरिक हो गई 1971 में। लेकिन इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी तो इंदिरा गांधी ने इनको वहां से कलकत्ता बुला लिया था और फिर इनको पुरस्कार वगैरह दिया गया, इनका इलाज हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये 73 में बच नहीं पाई। ठीक है, अगले हैं नारायण मल्हार जोशी, ये जिनको कहा जाता है शॉर्ट में NN जोशी, महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लेबर एक्टिविस्ट। 1875 में जन्म हुआ, 1955 में इनकी मृत्यु हुई। फाउंडर ऑफ सोशल सर्विस लीग, इन्होंने महाराष्ट्र में एक संस्था बनाई थी सोशल सर्विस लीग, जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका काम देश की आजादी के लिए काम करना था। आ लेबर लीडर, ये एक किसानों के मजदूरों के नेता थे और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लंबे समय तक इसके मेंबर भी रहे, इसमें अध्यक्ष भी बने, लेकिन बाद में इनकी पटरी ठीक ठाक नहीं बैठी। इसके साथ इसलिए इन्होंने अपना एक अलग से लेबर यूनियन बनाया जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन की बॉडी है, उसमें भी ये गवर्निंग काउंसिल में उसके एक मेंबर के रूप में इन्होंने काम किया है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेबर वर्कर थे भारत में। अगले पट्टाभी सीतारामैया, 1880 में इनका जन्म हुआ, 1959 में इनकी मृत्यु हुई। महत्वपूर्ण गांधीयन एक्टिविस्ट थे, गांधी जी के बड़े करीबी माने जाते थे, प्रोफेशन से डॉक्टर थे, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की ओर से ये ऑफिशियल इतिहासकार हिस्टोरियन बनाए गए थे। एक न्यूज़पेपर ये छापते थे जिनका नाम था जन्मभूमि, और जब भारत आजाद हो गया तो ये मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर बने। कैलाशनाथ काटजू सीएम बने मध्य प्रदेश के और पट्टाभी सीतारामैया गवर्नर बने। और बाकी कंट्रोवर्सी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या है, 1939 में गांधी ने इनको अपने तरफ से कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ा किया था और दूसरी तरफ जो सुभाष चंद्र बोस चुनाव में लड़ रहे थे। ठीक है, अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस को विजय मिली थी। यहां तक कि बहुत सारे गांधी के जो फॉलोवर्स थे, जमनालाल बजाज जैसे, जिनको गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र कहा, वो भी पट्टाभी सीतारामैया की जगह सुभाष चंद्र बोस के हक में अपना फैसला दिया था और सुभाष चंद्र बोस ही 1939 में विजयी हुए थे, जो इंडियन नेशनल सेशन का कांग्रेस त्रिपुरा में हुआ था। बाद में गांधी जी के दबाव में सुभाष चंद्र बोस ने जो है रेजिग्नेशन दिया था। ठीक है, तो ये वही पट्टाभी सीतारामैया है। ठीक है, अगले हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, 1882 से 1962, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, बाय प्रोफेशन लॉयर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर थे और किसान लीडर्स थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान नो रेंट कैंपेन चलाया था। इनको टाइटल मिला था राजश्री, राजर्षि। ठीक है, महर्षि की तरह होता है राजर्षि। ठीक है, राज ऋषि, तो राजर्षि का टाइटल। तो किनको कौन सा टाइटल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे राजा महेंद्र प्रताप, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से प्रोविंस के ये राजा रहे हैं। तो ये एन इंडियन प्रिंस और बाद में ये भारत की आजादी के लिए प्रेरित होकर के एक रेवोल्यूशनरी नेता बने, फिर कांग्रेस के मेंबर भी रहे, चुनाव लड़े, तमाम गतिविधियां इन्होंने की। ठीक है, तो ये एन इंडियन प्रिंस एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विचार के व्यक्ति थे। फाउंडेड प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट काबुल, जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की थी, उसी प्रकार इन्होंने भी एक प्रोविजनल फ्री गवर्नमेंट की स्थापना इंडिया के नाम से काबुल में किया था। वर्क विद गदर पार्टी के साथ भी इनका जुड़ाव था। एंड फाउंडेड इंडियन लीग एट जापान, जापान में भी इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया और उसके लिए एक इंडियन लीग नामक संस्था की स्थापना जापान में किया था। फाउंडेड प्रेम विद्यालय एट वृंदावन उत्तर प्रदेश, बाद में उसका आजकल ये प्रेम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ काम किया और इतना काम किया कि इन्होंने सारी संपत्ति भारत की स्वतंत्रता और शिक्षा के लिए दान में दे दिया। जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था भारत की आजादी के लिए, और जब भारत आजाद हो गया तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम करने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी।
इन्होंने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये जर्नलिस्ट भी थे और न्यूज़पेपर के रूप में हिंदी में निकालते थे। प्रेम और निर्बल हिंदी और उर्दू दोनों में छपता था। ये एमपी भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 1957 से 1962 तक मथुरा में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था और भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट जो समय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको इन्होंने पराजित किया था। नोबेल प्राइज के लिए भी इनका नॉमिनेशन हुआ 1932 में, इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए। कंट्रीब्यूशन कौन सा? शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सारी संपत्ति दान करके और भारत में अनेक स्कूल, कॉलेज, विद्यालय वगैरह इन्होंने स्थापित करवाए थे। अगले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के एक महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर और इंडियन नेशनल के लीडर थे। 1884 में इनका जन्म हुआ, 1963 में इनकी मृत्यु हुई। बाय प्रोफेशन ये लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सभी प्रकार के आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया। ये एक न्यूज़पेपर छापते थे जिसका नाम था डेस्क, ठीक है। फाउंडर एंड प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज पटना, पटना के कॉलेज के फाउंडर भी थे और बाद में उनके ये प्रिंसिपल भी रहे। इंटरिम गवर्नमेंट में ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे और बाद में ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन रहे और जब देश आजाद हो गया तो स्वतंत्र भारत के ये पहले राष्ट्रपति भी बने। इनको इनके कंट्रीब्यूशन के कारण इनके जीवन में जीवित रहते ही 1962 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। इनकी 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं। इंडिया डिवाइडेड 1946 में, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी 1955 में, द यूनिटी ऑफ इंडिया 1961 में, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति राम मनोहर लोहिया, 1910 से 1967, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, ये समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और आज की जो समाजवादी पार्टी है उसके ये फाउंडर भी थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ही वर्कड विद कांग्रेस रेडियो, एक अंडरग्राउंड तरीके से कांग्रेस रेडियो की स्थापना की गई थी, उसमें ये काम करते थे उषा मेहता के साथ। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी इत्यादि के साथ मिलकर के इन्होंने स्थापना की थी। बाद में ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ये टूट गया था और उससे एक और पार्टी बनी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये उसके भी फाउंडर रहे। बाद में ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी टूट गई और फिर कई सोशलिस्ट पार्टी थी, उनको मिलाकर के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे, जो बाद में केवल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना गया। और आज भी जो उत्तर प्रदेश के इसके पहले के जो सीएम रहे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब राम मनोहर लोहिया के प्रशंसक हैं क्योंकि उन्होंने ही समाजवादी पार्टी बनाया था, ठीक है। ही गेव आइडिया ऑफ सप्त क्रांति, इन्होंने भारत में 7 प्रकार की इंडस्ट्रियल क्रांति, एग्रीकल्चर क्रांति, ठीक है, तमाम प्रकार की क्रांति लाने का, तो 7 प्रकार की क्रांति जिसको सप्त क्रांति कहा गया, उसके ये फाउंडर रहे। इस आइडिया को उन्होंने दिया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इन्होंने सप्त क्रांति का नारा दिया था, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखना है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे कन्नौज से, और कन्नौज से आज भी मुलायम सिंह यादव वहीं से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। बुक्स, इनकी महत्वपूर्ण किताब है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, पहली किताब। दूसरी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जिसमें इन्होंने बताया कि भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1888 में इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ और 1975 में इनकी मृत्यु हुई। एकेडमिशियन माने ये टीचर भी थे, पढ़ाने वाले टीचर, प्रोफेसर, एकेडमिशियन थे, स्कॉलर थे, अनेक धर्म संस्कृति के बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे और पॉलिटिशियन थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, भारत के पहले उप राष्ट्रपति और एकमात्र नहीं, पहले व्यक्ति जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। 2 बार उपराष्ट्रपति लगातार रहने वाले 2 ही व्यक्ति हैं भारत में, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हामिद अंसारी, ठीक है। तो ये पहले व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे और वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने 1962 से 1967 तक। ये खास करके कंपैरेटिव रिलीजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विद्वान और फिलोसफर माने जाते थे। इनकी फिलॉसफी का जो महत्वपूर्ण विषय था वो था वेदांत फिलॉसफी, जिसको शंकराचार्य ने दिया था। बाद में स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने भी वेदांत फिलॉसफी को आगे परस्यू किया है। ये वाइस चांसलर रहे आंध्र यूनिवर्सिटी के और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। लीडर ऑफ इंडियन डेलीगेशन टू यूनेस्को, भारत ने एक इंडियन डेलीगेशन भेजा था यूनेस्को में, उसके ये लीडर थे। बाद में यूनेस्को के
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के ये चेयरमैन भी रहे और प्रेसिडेंट भी रहे, यानी यूनेस्को से इनका जुड़ाव रहा। ठीक है, इनके फिलॉसफी और इनके ज्ञान विज्ञान के कारण देश दुनिया की 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के द्वारा इनको मानद जो है डिग्रीज मिली हुई है। इसके अलावा ये फर्स्ट इंडियन टू होल्ड अ प्रोफेशनल चेयर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनके नाम से एक कुर्सी रखी गई है जिसको प्रोफेशनल चेयर कहा जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि यहाँ के टीचर ये भी है, यहाँ के प्रोफेसर ये भी है। ठीक है, तो इनके कंट्रीब्यूशन, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कई बार जाकर के धर्म विज्ञान, धर्म संस्कृति इत्यादि के विषय में लेक्चर्स इन्होंने दिया है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख फिलॉसफी थी वो थी अद्वैत वेदांता पे ये काम करते थे। इनकी महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, द स्पिरिट ऑफ रिलीजन, आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी इत्यादि। ठीक है, अवार्ड्स दुनिया भर के, भारत के अलावा इनको दुनिया से कई देशों, जर्मनी से, फ्रांस से, सोवियत यूनियन से, कई देशों से इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं। महत्वपूर्ण इनको 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। 1954 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ब्रिटिश रॉयल एकेडमी द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार दिया गया। और टेम्पल्टन प्राइज, ये आपके लिए होमवर्क है। टेम्पल्टन प्राइज क्या है, ये होमवर्क है। ठीक है, इसमें जितने प्राइज के नाम आते हैं वो सब आप घर पे तैयार करते रहना। भारत रत्न क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कितने लोगों को अब तक मिल चुका है, ये तमाम चीजें आप अपना बैकग्राउंड में तैयार करते रहिए। तो टेम्पल्टन प्राइज जो कि धर्म और सहिष्णुता, रिलीजन एंड टॉलरेंस के लिए दिया जाता है, ये पुरस्कार 1975 में इनको दिया गया और इससे इनको जितना पैसा मिला था वो सारा का सारा उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दिया था। ठीक है, नोबेल प्राइज नॉमिनेशन, भारत में सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज नॉमिनेट हुए हैं, 16 बार लिटरेचर के लिए और 11 बार पीस के लिए, यानी कुल 27 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन नहीं मिला एक भी बार। ठीक है, तो इसमें एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य तो यही था कि ये भारत में थे। भारत को उस समय काफी पिछड़ा इलाका माना जाता था, इसलिए भारत के लोगों को नोबेल प्राइज मिलना थोड़ा, हमारी उस समय डिप्लोमेसी भी उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, बर्थडे इनके 5 सितंबर को हर साल बड़ा एनिवर्सरी के रूप में बड़े तामझाम से मनाया जाता था इनके जीवित रहते ही। तो इन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन को मेरे जन्मदिन के रूप में मनाने से बेहतर है आप उसे टीचर्स डे के रूप में मनाएं। ठीक है, तो इनका जो जन्मदिन है 5 सितंबर, वो टीचर्स डे के रूप में भारत में मनाया जाता है। ओनली प्रेसिडेंट नॉट अटेंडेड दिल्ली रिपब्लिक डे परेड ड्यू टू इल हेल्थ, ये एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे हुए जो दिल्ली में परेड हुआ करता था रिपब्लिक डे का 26 जनवरी को, उसको इन्होंने अटेंड नहीं किया था, स्वास्थ्य इनकी खराब रहती थी। ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेट्स देखते हैं। टीचर शुड बी बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, किसी भी देश में सबसे जो बेस्ट ब्रेन है वो टीचर का होना चाहिए। तो ये टीचर की भी जिम्मेदारी है कि वो, अगर वो टीचर है तो अपने पद की गरिमा रखे, अध्ययन करे, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान विज्ञान के बारे में सोचे, ये नहीं कि हॉस्टल का चक्करबाजी करता घूमता रहे और कहे मैं टीचर हूं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टीचर के ऊपर, क्योंकि टीचर राष्ट्र का निर्माता होता है। टीचर के कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। टीचर को एक देश का, युवा पीढ़ी का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी उसके कांधे पर होती है। इसीलिए ये कहते हैं कि किसी भी देश का सबसे सुंदर, सबसे जो बुद्धि वाला जो दिमाग है वो टीचर्स का होना चाहिए और उनके पास हर प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कंधे उचका के बोल दे मुझे पॉलिटिक्स से क्या करना, मुझे रिलीजन से क्या करना, ये सब नहीं। ठीक है, दूसरी बात, इट इज नॉट गॉड दैट इज वर्शिप्ड, वह ईश्वर नहीं है जिसकी हम पूजा करते हैं, बट द अथॉरिटी दैट क्लेम्स टू स्पीक इन हिज नेम, बल्कि जिसकी हम पूजा करते हैं वो है जो ईश्वर के नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ईश्वर को तो हम सब जान समझ ही नहीं पाते कि ईश्वर क्या है, हम उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो ये उनके नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जीवन भर उन्हीं की पूजा करते रह जाते हैं और जो असली ईश्वर है उसको हम जान तक नहीं पाते। सिन बिकम्स डिसओबीडियंस टू अथॉरिटी, और वही अथॉरिटी जिसको हम भगवान के रूप में पूछते हैं, जब उसके कथनों को, उसकी बात को हम नहीं मानते तो लोग कहते हैं ये पाप है। ठीक है, टू अथॉरिटी नॉट वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी, बल्कि ईश्वर के प्रति हमारी जो निष्ठा है, ईश्वर के प्रति हमारी जो समर्पण है, उसके वायलेशन को पाप नहीं कहा जाता। ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जिसने जो कुछ कहा है उसकी बात को ना मानना, उसके डिसोबीडियंस को पाप की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि हम असली ना हम असली ईश्वर को जानते, ना हम असली ईश्वर के प्रति निष्ठा रख पाते, ना हम असली ईश्वर के प्रति समर्पण रख पाते।
जीवन भर हम जो ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे सामने आते हैं, हम उन्हीं को पूजते रहते हैं, उन्हीं की पूजा प्रार्थना को हम पाप पुण्य समझते हैं और उनके डिसोबीडियंस को हम पाप समझते हैं और पाप पुण्य की फेर में हम जीवन भर उलझे रह जाते हैं और जो सही ईश्वर है उसके बारे में ना हम जान पाते ना समझ पाते। कहने का मतलब यह है कि हम सही ईश्वर को जानना और समझना चाहते हैं तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमें उनसे हट करके जो परम ईश्वर है, परम शक्ति है, उसके बारे में सोचना और विचारना पड़ेगा। ये जो मीडिएटर्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनके चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये हमें नहीं सोचना कि इनका डिसोबीडियंस पाप नहीं है, पाप कुछ और चीज होती है, पुण्य कुछ और चीज होती है और वो हम तभी समझेंगे जब परम ईश्वर के बारे में जानेंगे। A life of joy and happiness is possible only on the basis of knowledge. जीवन में सुख, प्रसन्नता तभी होगी और तभी मिल सकती है जब हमारे पास ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना न सुख सुख है न दुख दुख है। ठीक है? The true teachers are those who help us think for ourselves. सच्चा शिक्षक वही है जो हमें अपने बारे में सोचने पर विवश कर दे और जो अपने बारे में सोचता है वही फिर संसार के बारे में सोचता है। तो हम पहले अपने आप को सोचें। अपने आप को बारे में सोचने का मतलब है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए पढ़ रहा हूं, मैं किस लिए इस धरती पर आया हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अपने बारे में सोचें, मनुष्य क्या है, मैं क्या हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। वही सच्चा टीचर है जो किसी विद्यार्थी के अंदर ये भावना को डाल दे। केवल किताब को पढ़ा देना, केवल किताबी ज्ञान उसको दे देना, ये शिक्षक का काम नहीं होता। ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं, जिनके जन्म दिवस को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं और मना के नरियल दे के गुरु जी को भूल जाते हैं। न गुरु अपने पद का मान रख पाता, न छात्र अपने पद का मान रख पाता, न गुरु और छात्र के बीच में एक कनेक्शन बन पाता और सब कुछ एक भूल भुलैया बन करके रह जाता है और हम घर जाते हैं, भूल भुलैया फिल्म देख के सो जाते हैं। जय राम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीजन इज बिहेवियर नॉट मेयरली बिलीफ। जिसे हम रिलीजन मानते हैं, धर्म मानते हैं, वो हमारे व्यवहार में होना चाहिए, केवल विश्वास में नहीं, आस्था में नहीं। हमारा धर्म केवल आस्था में है, हमारे व्यवहार में हमारा धर्म रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। और यहां धर्म का मतलब है ह्यूमनिज्म। मानव से बड़ा, मानवता से बड़ा धर्म संसार में कोई धर्म नहीं है और वो हमारे व्यवहार से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमारा धर्म केवल आस्था से प्रदर्शित होता है कि हम तीर्थ कर लिए, व्रत कर लिए, रोजा रख लिए, नारियल चढ़ा दिए, चादर चढ़ा दिए, ठीक है, बस ये आस्था है, ये हमारा व्यवहार नहीं है। ठीक है? हम व्यवहार तो मानवीय करते हैं। मानवीय व्यवहार क्या है? खाना पीना, उठना बैठना, दोस्ती करना, शादी ब्याह में जाना, ये सब मानवीय व्यवहार है। तो हमारा जो मानव धर्म है वही हमारा व्यवहार होना चाहिए। अगले महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1901 में इनका जन्म हुआ कलकत्ता में, 1953 में इनकी मृत्यु हो गई जम्मू कश्मीर में। ठीक है? एजुकेशनलिस्ट थे, शिक्षाविद थे, पॉलिटिशियन थे और फ्रीडम फाइटर थे। वाइस चांसलर रहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। सबसे यंग एज में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे, ओनली मात्र 33 साल की अवस्था में। मेंबर ऑफ हिंदू महासभा। हिंदू महासभा 1944 से 1950 तक उसके मेंबर रहे। फिर 1950 में हिंदू महासभा से कोई बात का खटर पटर हो गई। इन्होंने अपना एक अलग से 1951 में अपनी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया भारतीय जनसंघ। और ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि आरएसएस का एक पॉलिटिकल आर्म था। ठीक है? बाद में ये जो भारतीय जनसंघ है ये 1951 से 1977 तक रहा। 1977 से 80 तक ये जनता पार्टी बन गई। फिर 1980 के बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में बनी और आज भी काम कर रही है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। इन्होंने 370 आर्टिकल का बड़ा गहरा विरोध किया था और इन्होंने कहा था एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान नहीं चलेगा। ठीक है? और जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय इन्होंने भारत में बात कही थी और जम्मू कश्मीर में फिर ये गए थे। जम्मू कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराया था और वहां पर अनशन में रहे। बाद में इनको वहां की पुलिस ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। वहां कहते हैं इनके साथ काफी टॉर्चर इत्यादि किया गया और अल्टीमेटली ये पुलिस कस्टडी में ही 1953 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है? ये जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा देश तो ये पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट 1952 में हुआ था जिसमें कहा गया था कि इंडिया के जो माइनॉरिटीज है उनकी रक्षा इंडिया करेगा, पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज है उनकी रक्षा पाकिस्तान करेगा। इस प्रकार का एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था जिसका इन्होंने अपोज किया था। ठीक है? डाइड इन कस्टडी ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस इन 1953। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इनके नाम से कई जगह पर जैसे
जो कोलार क्षेत्र है भोपाल का, उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर रख दिया गया है। ऐसे इनके नाम से कई सारे नगर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज इत्यादि स्थापित किए गए हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में NH 44 पर जो टनल बना है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। शायद एक दो व्यक्तित्व और बचे जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इसी के साथ ये जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग 2-3 और महत्वपूर्ण विषय हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।